हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल निधि सफारी पर। तो आज की वीडियो है टॉपिक पर्यावरणीय शिक्षा पर। तो चलिए करते हैं इससे संबंधित कुछ सवाल। हमारा पहला सवाल है, वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं बैरोमीटर, थर्मामीटर, सीस्मोग्राफ और हाइग्रोमीटर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो ए है बैरोमीटर, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है, बीटी कपास है। ऑप्शन ए है एक संकर पौधा, ऑप्शन बी है एक ट्रांसजेनिक पौधा, ऑप्शन सी है एक प्राकृतिक पौधा और ऑप्शन डी है एक औषधीय पौधा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो बीटी कपास है वो एक ट्रांसजेनिक पौधा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो आपका आंसर हो जाएगा। एक मिनट, इसको थोड़ा सा नीचे कर दूँ पेज को हल्का सा। हाँ, तो ये एक मिनट रुक जाइए, ये आपका जो ऑप्शन बी है एक ट्रांसजेनिक पौधा, वो आपका आंसर हो जाएगा बीटी बैंगन के लिए। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिए कि हम सबको पता है प्राकृतिक पौधा क्या होता है। जो प्रकृति में जिस रूप में मिला है वही आपका प्राकृतिक पौधा होता है। एक औषधीय पौधा जो औषधि के काम में आता है उसे औषधीय पौधा बोलते हैं। ट्रांसजेनिक पौधा का मतलब क्या होता है कि जो भी कोई पौधा है जिसके अंदर हमने साइंस के द्वारा, विज्ञान के द्वारा कुछ परिवर्तन किया है, वो आता है आपका ट्रांसजेनिक पौधे में। और एक संकर पौधा, ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट के माध्यम से कि ये क्या होता है। अगला सवाल है हमारा, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? पहला है SO2, दूसरा है H2S, तीसरा है HCl और चौथा है N2। और आप सभी को याद होगा कि यह प्रश्न एक और बार भी पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ऑप्शन बी है टुंड्रा, ऑप्शन सी है सवाना और ऑप्शन डी है मरुस्थल। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, यानी कि ऑप्शन ए। उसका कारण क्या है? जो वर्षा वन होता है वहाँ पे जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो काफ़ी मजबूत होता है, काफ़ी विस्तृत होता है। विस्तृत को ही आप उत्पादक कह सकते हैं, मतलब आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन पकाने में प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बाइड और ऑप्शन डी है कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? तो आपके ऑप्शंस हैं एड्स, टाइफॉइड, एनीमिया और टिटनेस। तो हम सबको पता है जो टाइफॉइड बीमारी है यह दूषित जल से होती है। तो आपका ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ध्यान दीजिए कि यहाँ सवाल में पूछा गया है कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है, क्योंकि होता क्या है, हमें जब कोई सवाल आता है ना, जैसे ही आपने पढ़ा कि ग्रीन हाउस, अब अगर आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा है तो आप फटाफट ग्रीन हाउस गैस पे टिक कर देंगे और एग्जामिनर यहीं पे आपको चेक कर रहा होता है कि आपने सवाल सही पढ़ा या नहीं। तो यहाँ पे सवाल में कह रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब हमारे विकल्प हैं CO2, N2O, CO और CH4। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाता है CO, यानी कि ये आपका कार्बन ऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ये O2 तो है नहीं, सिर्फ O है। ये वो गैस है जैसे आपने कोयला जलाया या कोई भी चीज़ जलाई और कमरे को बिल्कुल बंद कर दिया। ठीक है, तो यह जो गैस है बनती है जिसके कारण यह गैस हमारे शरीर में मिलके
खून का जमा देती है, जिस वजह से मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन यह ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? अब देखिए, द्विबीजपत्री पौधा का मतलब क्या हुआ कि वह जो बीज है वो दो भाग में अपने आप बट जाता है। ठीक है, जैसे ही किसी बीज को लेंगे तो वो दो पत्तों के रूप में खुल जाता है। अब आपके उदाहरण देख लीजिए, जिसमें 4 विकल्प हैं। पहला है बांस, दूसरा है केला, तीसरा है गन्ना और चौथा है सरसों। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सरसों। कभी भी आप जब सरसों को खोलेंगे तो वो दो हिस्सों में बट जाता है। दो बीज के मतलब जो एक बीज है वो दो पत्रों के रूप में खुल जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सरसों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है जाइलम, फिर है फ्लोएम, सी है आपका कैम्बियम और डी है पेलिसेट। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि पौधों में पानी को जड़ से बाकी पूरे भागों तक पहुंचाने का काम जाइलम करता है। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। और जो फ्लोएम होता है इसका काम होता है भोजन को जड़ से क्या मतलब पत्ती से सब जगह तक पहुंचाना, क्योंकि भोजन कहाँ बनता है? पत्तियों में बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? आपके ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो हम सबको पता है जो सबसे पुराना वेद है वो है ऋग्वेद। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? मतलब कौन सी जो दो गैस हैं जो मिल के 99% बनाती हैं किसका? वायुमंडल का। पहला ऑप्शन है ओजोन एवं ऑक्सीजन, दूसरा है ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन और चौथा है आर्गन एवं ओजोन। ठीक है, तो हम सबको पता है कि इसका उत्तर होता है आर्गन एवं ओजोन, जो कि है ऑप्शन आपका डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आर्गन एवं ओजोन, जो ओजोन गैस है इसके बारे में जान लीजिए। यह जो ओजोन है यह हमें सूरज से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ठीक, और जो आर्गन है ये एक ऐसी गैस है जो दूसरी चीज़ों से रिएक्ट कम से कम करती है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। मतलब पूछ रहे हैं कि पर्यावरणीय अध्ययन में जब बच्चों को कहीं घुमाने ले जाते हैं तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या होता है? पहला है ऑप्शन बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, ऑप्शन बी है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, ऑप्शन सी है समाजीकरण को बढ़ावा देना और ऑप्शन डी है टीम भावना बढ़ाना। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए, बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए, बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? इसको कैसे पहचानेंगे? अब देखिए, ऑप्शन ए है उसमें अधिक जल होना। अभी आपसे ऊपर कह रहे हैं कि वह मिट्टी क्या है? शुष्क है। अरे भाई, जब मिट्टी शुष्क है तो उसमें अधिक कैसे जल होगा? तो पहला विकल्प तो यहीं गलत हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल कह रहे हैं, मतलब अगला विकल्प कह रहे हैं पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता। यहाँ पे पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता है जो बात कही है, वही प्रकाश का मिट्टी से क्या लेना देना है? तो यह भी विकल्प आपका गलत होता है। अगला है मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। मतलब कि मिट्टी में जो लवण सांद्रता जो है वो है अधिक होगी। ठीक है, और ऑप्शन डी कह रहे हैं मिट्टी
कठोर होगी। मिट्टी क्या होगी? कठोर होगी। तो यहाँ पे हमारा जो विकल्प है वो हो जाएगा ऑप्शन डी जो है वो सही होगा, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी कैसी है? शुष्क है। जब वह शुष्क है तो वो क्या होगी? कठोर होगी। ठीक है। जब मिट्टी गीली होती है तो नरम होती है, क्योंकि वो उसमें पानी भरा होता है। लेकिन जब यह मिट्टी क्या है? इसमें पानी नहीं है, शुष्क है, तो वो कैसी होगी? कठोर होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? सतत मतलब क्या होता है? लगातार। और व्यापक मतलब क्या होता है? बड़े स्तर पर, मतलब कई मानक जब हम देखते हैं। यह आवश्यक क्यों है? पहला विकल्प है शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा है जानने के लिए। ठीक है। फिर दूसरा विकल्प है शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया? निरंतर के बाद न लिख दिया है। निरंतर के बाद क्या लिख दिया है? ना। अब सेंटेंस पढ़िए, शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए। अरे भाई, कौन चाहेगा कि बच्चा जो है निरंतर प्रगति न करे? तो यह तो गलत ही हो गया ऑप्शन। ठीक है। और शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा है जानने के लिए, यह भी ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। ठीक है। अब देखिए दो ऑप्शन और देखते हैं जो कि बचे हुए हैं, फिर उसके बाद हम अपना फाइनल आंसर करते हैं। हाँ, बाकी ऑप्शन देखिए। निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। ये जो इन्होंने कहा कि जब लगातार किसी से परीक्षा ली जाती है किसी की भी, तो उसके मन से परीक्षा का भय क्या होता है? वह खत्म हो जाता है। ठीक है। अगला है परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु। तो यहाँ पे जो आपका उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जो विकल्प सी है यह हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या मैं सही कह रही हूँ? नहीं, मैं सही नहीं कह रही हूँ। यहाँ पे आपका जो विकल्प है वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है। परीक्षा प्रणाली को महत्व देने के लिए जो सतत मूल्यांकन किया जाता है वह किया जाता है परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु। फिर से समझ लीजिए, या फिर इस सवाल को फिर से कर ही दें तो सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? पहला विकल्प है शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा है जानने के लिए। दूसरा विकल्प है शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। तीसरा विकल्प है निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। और ऑप्शन डी है परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु। ठीक है। अगला प्रश्न है चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? ऑप्शन ए है बीज प्रकीर्ण द्वारा, ऑप्शन बी है पर परागण द्वारा, ऑप्शन सी है चुनकर चरना, और ऑप्शन डी है रोग फैलाकर। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? चरने वाले जो पशु हैं वह वनस्पति को कैसे बदलते हैं? तो यहाँ पे आपका विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए बीज प्रकीर्ण द्वारा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? हड्डियों के लिए कौन सी चीज़ आवश्यक है? पहला है पोटेशियम और विटामिन के, दूसरा है कैल्शियम और विटामिन ई, तीसरा है कैल्शियम और विटामिन सी, और चौथा है कैल्शियम और विटामिन डी। हम सबको पता है हड्डी की मजबूती के लिए कैल्शियम और विटामिन डी ये दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो जहाँ पे कैल्शियम दिखे और विटामिन डी दिखे वही आपका विकल्प सही होगा। तो यहाँ पे विटामिन डी एक ही जगह दिख रहा है, तो बस यही हमारा ऑप्शन डी जो है विकल्प सही हो जाता है। ठीक है। ऑप्शन डी आपका उत्तर
हो जाता है। अगला प्रश्न जो है हमारा वह है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। हिमालय क्या है? एक पर्वतमाला है जिसकी चोटी का नाम यह पूछ रहे हैं, सबसे ऊंची चोटी। अब देखिए हिमालय में कौन कौन सी चोटी है? माउंट केटू, माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा और माउंट धौलागिरी। यह जो क्या है, यह आपकी चोटियों के नाम हैं जो कि हिमालय पर्वतमाला की हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सबसे ऊंची कौन सी है, तो यहाँ पे आपका माउंट केटू। केटू और कंचनजंगा अलग अलग हैं, इस बात को आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांत पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर और शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी, शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। ठीक है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की, ये वायुमंडल लिखा हुआ है, मंडल होता है, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? नाम की जगह यहाँ पर नम है लिखा है। ऑप्शन ए है समताप मंडल, ऑप्शन बी है ओजोन मंडल, ऑप्शन सी है आयन मंडल और ऑप्शन डी है क्षोभ मंडल। तो यहाँ पे हमारा उत्तर है ऑप्शन डी, क्षोभ मंडल। और आप लोगों को ये मंडल बहुत ही अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? ऑप्शन ए है स्कर्वी, ऑप्शन बी बेरी, ऑप्शन सी रतौंधी और ऑप्शन डी थकान। तो विटामिन सी से आपका क्या होता है? स्कर्वी, जिसमें कि जो मसूड़े होते हैं उनसे खून निकलता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है सही हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए में टिक कर देंगे इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है? इसमें तो सबको पता ही होगा। ऑप्शन ए देखिए प्रतिभा पाटिल है, ये पहली महिला राष्ट्रपति है भारत की। ठीक है। फिर पद्मजा नायडू, इनके बारे में आप बताएंगे। हंसा मेहता, इनके बारे में आप बताएंगे। किरण बेदी, ये भारत की पहली आईपीएस महिला अफसर हैं। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, असोम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? देखिए जिस जगह को हम लोग असम बोलते हैं उसे असोम भी कहा जाता है। और एक सींग वाले गैंडे कहाँ हैं? एक सींग वाले गैंडे काजीरंगा जो है वन्य अभयारण्य, वहाँ मिलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। और आपको बताना है कि मानस, ये गिर जंगल और कान्हा किसली, ये जो अभयारण्य है ये कहाँ पर है। ठीक है। काजीरंगा वाला तो आसाम में है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, प्रचलित है। अब आपको बताना है ऑप्शन ए जो दिया है मानस अभयारण्य, ऑप्शन सी गिर जंगल, ऑप्शन डी कान्हा किसली, यह अभयारण्य कहाँ पर स्थित हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन बी, एक मिनट, ऑप्शन बी काजीरंगा। ठीक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? कई प्रकार की चट्टानें होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपके विकल्प हैं बेसाल्ट, चूना पत्थर, स्लेट और ग्रेफाइट। तो जो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है वह है आपका ऑप्शन ए बेसाल्ट। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, पृथ्वी के वातावरण, अगला प्रश्न आता है, ये क्या है? हाँ, अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? विकल्प हैं ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर और आयनोस्फियर। ओजोन के बारे में बार बार सवाल पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखें। और इसका आपका आंसर हो जाता है आयनोस्फियर, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन हैं? ऑप्शन ए है गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन बी है गुरु गोविंद सिंह,
ऑप्शन सी है गुरु अर्जुन देव और ऑप्शन डी है गुरु नानक देव। तो यहाँ पे उत्तर आपका हो जाता है गुरु नानक देव। तो आपका ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है आप सभी को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है फिजियोग्राफ, सीज्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ और बैरोग्राफ। देखिए अभी हम लोगों ने बैरोमीटर पढ़ा था, बैरोमीटर पढ़ा था। हमारा जो पहला सवाल था बैरोमीटर के लिए, उसी से ही आपका बैरोमीटर से क्या बनाया जाता है, बैरोग्राफ बनाया जाता है, जो यहाँ पे विकल्प डी दिया हुआ है। फिर वहाँ पे हमने पढ़ा था सीज्मोग्राफ पढ़ा था। सीज्मोग्राफ का ही यहाँ पे दिया ऑप्शन बी में, सीज्मोमीटर दिया था और यहाँ पे क्या दिया है, सीज्मोग्राफ। ठीक है, जो भूकंप जो है वह सीज्मिक वेव के कारण आता है और इसके नापने वाले यंत्र को सीज्मोग्राफ कहते हैं। ठीक है, जिससे हम भूकंप की तीव्रता नापते हैं। तो यहाँ पे भूकंप की तीव्रता नापने वाला यंत्र में आपका ऑप्शन बी सीज्मोग्राफ सही विकल्प है। तो इसको हम लोग टिक कर देते हैं, सीज्मोग्राफ को। ये आपका टिक हो गया। ठीक है, और आपको बताना है फिजियोग्राफ और कार्डियोग्राफ ये किसको नापने का काम करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है। ऑप्शन ए है 21 मार्च, फिर 21 जून, फिर 23 सितंबर, फिर 22 दिसंबर। तो यहाँ पे आपका उत्तर होता है 22 दिसंबर। तो आपका आंसर डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब आपको बताना है ये है कि क्यों 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटा दिन किस तारीख को होता है, यह आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है। ऑप्शन ए है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन रॉय और ऑप्शन डी है मदन मोहन मालवीय। ठीक है, तो यहाँ पे आपका उत्तर होता है ऑप्शन ए, जो कि है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आपको पता होना चाहिए एग्ज़ाम में पुस्तक और पुस्तक के रचयिता यह भी पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। यह है का लोक नृत्य, जो लिखा है ये थोड़ा गैप करके लिखा हुआ होना चाहिए था। ठीक है, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा असम, क्योंकि जो बिहू है ये असम या असम जो राज्य है उसका नृत्य है। और अब आपको बताना है तमिलनाडु, राजस्थान और उत्तर प्रदेश इनके लोक नृत्य का नाम आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, नृत्य से संबंधित वीडियो भी चैनल पे पड़ी हुई है, आप चाहें तो वहाँ पे एक बार विजिट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है खाद्य चक्र, ऑप्शन बी है श्रृंखला अभिक्रिया, ऑप्शन सी है खाद्य जाल और ऑप्शन डी है बायोमास का पिरामिड। तो हम सब लोग जानते हैं कि खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है खाद्य जाल। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रश्नों का अभ्यास किया। अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों परिचितों के साथ शेयर ज़रूर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके की और वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।